सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर वो कुछ थमी जरूर थी, पर उसके बाद का रास्ता वो साफ नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानो एक चौराहे पर खड़ी थी। आगे कहा जाए रणनीति क्या हो, और यहीं से शुरू हुई एक गहरी कश्मकश। आप कह सकती है विचारों का टकराव। आज हम उसी नाजुक दौर की परतों को खोलेंगे, जब कांग्रेस के भीतर भविष्य की दिशा तय करने के लिए जोरदार बहसें छिड़ी। हमारे पास स्रोत के तौर पर आधुनिक भारतीय इतिहास की एक जानी मानी किताब के कुछ हिस्से हैं, जो इन रणनीतिक दुविधाओं और खासकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा इरादा है इन अलग अलग नजरियों को समझना, ये जानना कि 1935 का वो कानून असल में क्या था, और ये देखना कि इन बहसों ने आज़ादी की लड़ाई के अगले पड़ाव की शक्ल कैसे तय की। तो चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आंदोलन के बाद एक किस्म का ठहराव आया, पर जाहिर है संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ था। कांग्रेस के नेताओं के सामने उस वक्त मुख्य रास्ते क्या दिख रहे थे? मतलब आगे बढ़ने के विकल्प क्या थे? बिल्कुल, वो ठहराव एक तरह से सोचने का समय भी था। और जैसा अक्सर होता है, अलग अलग सोच सामने आई। मुख्य तौर पर देखें तो 3 बड़े विचार उभर रहे थे। पहला रास्ता गांधी जी का सुझाया हुआ था, रचनात्मक कार्यों पर पूरी तरह ध्यान देना। अच्छा, रचनात्मक कार्य मतलब जैसे खादी और हाँ, बिल्कुल। मतलब खादी, ग्रामोद्योग, छुआछूत मिटाना, हिंदू मुस्लिम एकता, ये सब। जमीनी स्तर पर समाज को मजबूत करना। हम्म दूसरा रास्ता बिल्कुल अलग था, संवैधानिक दायरे में उतरना, यानी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाई गई विधान परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना और व्यवस्था के भीतर से लड़ाई लड़ना, सुधारों के लिए दबाव बनाना। ओके, मतलब सिस्टम में घुसकर बदलाव। जी। और तीसरा एक छोटा समूह ऐसा भी था जो इन दोनों से सहमत नहीं था। वो मानते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, भले ही उसका रूप बदल जाए, उसे जारी रखना चाहिए, सीधा टकराव जारी रखना चाहिए। अच्छा, हालांकि ये आवाज उस वक्त थोड़ी दबी हुई थी, ज्यादा समर्थन शायद इसे नहीं था। तो मतलब कांग्रेस के सामने 3 दिशाएं थीं, और तीनों के रास्ते एकदम अलग थे। एक रास्ता गांव और समाज सुधार की ओर, दूसरा सीधे विधायिका और सियासत की ओर, और तीसरा वापस सड़कों पर। ये अपने आप में दिखाता है कि आंदोलन किस वैचारिक मंथन से गुजर रहा था। इसी मंथन के बीच स्रोत बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की एक खास सोच थी, खासकर उस रणनीति पर जिसे संघर्ष विराम संघर्ष या स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल कहा जाता है। उन्हें इस रुक रुक कर चलने वाले तरीके से कुछ परहेज था। हाँ, बिल्कुल। नेहरू इस संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के, कह सकते हैं, बड़े आलोचक थे। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि उन्हें ये पैटर्न पसंद नहीं था। उनका मानना था कि इस तरह के विराम या ट्रूस से आंदोलन की धार कुंद पड़ जाती है, लोगों का जोश ठंडा पड़ जाता है। वो शायद लगातार बिना रुके दबाव बनाए रखने की हिमायती थे। उन्हें लगता होगा कि ये विराम एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत को सांस लेने का मौका देते हैं। ये बात नेहरू के मिजाज को भी दर्शाती है ना? जी। वो अक्सर ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह के समझौते या ढील देने के बजाय निरंतर टकराव और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर ज्यादा जोर देते थे। शायद उनके लिए ये विराम भी एक किस्म का अघोषित समझौता ही था, जिससे वो बचना चाहते थे। हाँ, ये संभव है। खैर, इतने अलग अलग विचार थे। गांधी जी का रास्ता, नेहरू की आपत्ति, संवैधानिक रास्ते के पैरोकार, इन सब के बीच आखिर सहमति कैसे बनी? कांग्रेस ने चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला कैसे किया? क्या कोई एक गुट हावी हुआ या कोई बीच का रास्ता निकाला गया? देखिए, ये फैसला आसानी से नहीं हुआ। काफी बहसें चलीं, लेकिन अंततः बहुमत इस पक्ष में गया कि विधान परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। शायद इसके पीछे ये सोच रही हों कि परिषदों के मंच का इस्तेमाल राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने और सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए किया जा सकता है, भले ही सत्ता पूरी ना मिले। अच्छा, तो एक तरह से संवैधानिक रास्ते पर चलने का निर्णय हुआ, भले ही कुछ हिचक के साथ। और इसी निर्णय ने उस बड़े कानूनी दस्तावेज के लिए जमीन तैयार की जिसके तहत ये चुनाव होने थे, भारत सरकार अधिनियम 1935। और लीजिए, हम आ गए इस कानून पर जिसका जिक्र बार बार आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये वाकई एक बड़ा पड़ाव लगता है। इसे थोड़ा और करीब से देखना जरूरी है। इसकी सबसे अहम बातें क्या थीं और ये इतना विवादास्पद क्यों रहा? बिल्कुल, 1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, भले ही इसकी मंशा पर हमेशा सवाल उठे। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला,
इसने एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों दोनों को शामिल होना था। अच्छा, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये एक बड़ी बात थी। पूरे भारत को एक राजनीतिक इकाई में जोड़ने की कोशिश। हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए यह संघ कभी हकीकत नहीं बन पाया। मतलब कागज पर ही रह गया। जी। दूसरा, इसने केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था की। यानी केंद्र में 2 सदन बनाए गए, कुछ कुछ जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा हैं, ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा विचार विमर्श हो सके। ओके। तीसरा और शायद सबसे चर्चित प्रावधान, इसने प्रांतों को स्वायत्तता दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, ये शब्द बहुत सुना है। इसका मतलब था कि प्रांतीय सरकारों को उनके अपने विषयों पर कानून बनाने और शासन चलाने का अधिकार दिया गया। मंत्री अब विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। ये कागज पर तो बड़ा कदम था। चौथा, शक्तियों का बंटवारा किया गया। कानून बनाने के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघीय सूची, जिन पर केंद्र कानून बनाएगा, प्रांतीय सूची, जिन पर प्रांत, और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे आजकल है। हाँ बिल्कुल, जैसे शिक्षा या आपराधिक कानून, जिन पर दोनों बना सकते थे। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। पांचवा, केंद्र के स्तर पर विषयों को 2 हिस्सों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व्ड, और हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड। रक्षा, विदेश मामले, कबायली इलाके जैसे अहम मुद्दे आरक्षित श्रेणी में रखे गए, जिन पर गवर्नर जनरल का सीधा नियंत्रण था, बिना मंत्रियों की सलाह के। अच्छा, मतलब असली कंट्रोल तो वहीं रह गया। जी हाँ, बाकी विषय हस्तांतरित थे, जो मंत्रियों को दिए जाने थे। और छठा, प्रांतीय विधायिकाओं के लिए सीधे चुनाव का प्रावधान किया गया और मताधिकार का दायरा भी बढ़ाया गया। पर वोट सबको नहीं मिला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट देने का अधिकार अब भी संपत्ति और शिक्षा जैसी शर्तों पर आधारित था और बहुत सीमित लोगों को ही मिला था। सुनने में ये काफी उलझावा लगता है। एक तरफ प्रांतीय स्वायत्तता जैसी बड़ी बातें, दूसरी तरफ केंद्र में गवर्नर जनरल की मजबूत पकड़, वो आरक्षित विषय। ऐसा लगता है जैसे एक हाथ से कुछ दिया और दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़ भी लिया। मुझे फिर नेहरू की वो बात याद आ रही है, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो सब है पर इंजन ही नहीं है। क्या ये आलोचना सही बैठती है? बिल्कुल, नेहरू की ये टिप्पणी इस अधिनियम के सार को पकड़ती है। असलियत यही थी कि ऊपरी तौर पर अधिकार दिए गए थे, लेकिन असली लगाम ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में ही थी। प्रांतों में गवर्नर के पास विशेषाधिकार थे, जिनसे वो किसी भी कानून को रोक सकते थे या मंत्रियों की सलाह को नजरअंदाज कर सकते थे। केंद्र में तो गवर्नर जनरल सर्वोपरि थे ही। तो फिर बनाया ही क्यों था ये सब? यहां तक कि स्रोत बताते हैं कि उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने खुद माना था। और ये सीधी टिप्पणी है कि वी फ्रेम्ड द एक्ट ऑफ 1935 बिकॉज वी थॉट दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ मेंटेनिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया। अरे, मतलब उन्होंने खुद कहा कि ये ब्रिटिश प्रभाव बनाए रखने का तरीका है? जी हाँ, इससे साफ पता चलता है कि मंशा क्या थी है। एक और इतिहासकार हैं B.R. टॉमलिंसन, जिनका जिक्र स्रोत में है। उनका विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। वो कहते हैं कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया असल में इस बात से तय होती थी कि ब्रिटिश राज को अपने शासन को चलाने के लिए भारतीय सहयोगियों को साथ जोड़ने की कितनी जरूरत है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों को साथ मिला लो ताकि राज चलता रहे। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये सुधार, ये रियायतें कहीं न कहीं भारतीयों के एक हिस्से को व्यवस्था में शामिल करके ब्रिटिश नियंत्रण को ही लंबा खींचने की रणनीति थी। अगर मंशा इतनी साफ थी, तो फिर इस अधिनियम पर राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? नेहरू का नजरिया तो हमने जान लिया, पर बाकी कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे कैसे देखा? क्या इसे पूरी तरह नकार दिया गया? प्रतिक्रिया मिली जुली, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक ही थी। जैसा आपने कहा, नेहरू की आलोचना बहुत मुखर थी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस अधिनियम को पूरी तरह निराशाजनक बताया। ज्यादातर राष्ट्रवादियों का मानना था कि यह स्वराज की दिशा में एक बहुत छोटा और क्या कहते हैं, कपटपूर्ण कदम है। प्रांतीय स्वायत्तता को छलावा माना गया, क्योंकि गवर्नरों के पास असीमित शक्तियां थीं। केंद्र में तो वैसे भी असली ताकत अंग्रेजों के पास ही थी। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भी अधूरा था, क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुई। जी, कुल मिलाकर इसे भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं माना गया। ठीक है, तो अधिनियम को खारिज भी किया गया, उसकी आलोचना भी हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इसके तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं लगता कि जिस चीज को आप खारिज कर रहे हैं, उसी के बनाए नियमों के तहत आप खेल में उतर रहे हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद क्या हो, सरकार बनाए या ना बनाए, इस पर भी तो जबरदस्त बहस हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। यही दूसरी बड़ी और शायद उससे भी ज्यादा तीखी बहस थी।
चुनाव लड़ना एक बात थी, लेकिन चुनाव जीतकर सरकार बनाना यानी पद स्वीकार करना, ऑफिस एक्सेप्टेंस, ये बिल्कुल दूसरी बात थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह बंटी हुई थी। कैसे? कौन किस तरफ था? देखिए, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और वामपंथी विचारधारा के नेता थे। ये लोग पद स्वीकार करने के सख्त खिलाफ थे। उनका तर्क था कि इस खोखले अधिनियम के तहत सरकार चलाना, ब्रिटिश ढांचे को मजबूती देना होगा, उनकी चाल में फंसना होगा। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वामपंथियों का तो सुझाव था कि परिषदों में जाओ, लेकिन सरकार मत बनाओ, बल्कि वहां जाकर काम में अड़ंगा डालो, रोज गतिरोध पैदा करो, ताकि दुनिया को पता चले कि ये अधिनियम कितना बेकार है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका था जिसमें सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे नेता शामिल थे। ये ज्यादा व्यवहारिक सोच वाले थे, हाँ कह सकते हैं। उनका मानना था कि चुनाव जब जीत ही लिए हैं तो पद स्वीकार करके जो भी सीमित अधिकार मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए, कुछ रचनात्मक काम करने के लिए करना चाहिए। परिषदों का बहिष्कार करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि प्रतिक्रियावादी ताकतों को जगह मिल जाएगी। और गांधी जी, उनका क्या रुख था इस पर? और इस बहस में गांधी जी का रुख बहुत मायने रखता था। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि गांधी जी शुरू में पद स्वीकार करने के हक में नहीं थे। उन्हें शायद डर था कि सत्ता का लालच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नैतिक बल को कमजोर कर देगा, उन्हें संघर्ष के रास्ते से भटका देगा। ये चिंता तो जायज थी। जी, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि पार्टी के अंदर बहुमत पद स्वीकार करने के पक्ष में है और शायद उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि मंत्री सादगी से रहेंगे और रचनात्मक कारणों पर ध्यान देंगे, तो उन्होंने सहमति दे दी। हाँ, तो उन्होंने अपनी अनिच्छा त्याग दी और सहमति दे दी। ये गांधी जी की व्यवहारिक समझ को भी दिखाता है। वाकई ये बहुत पेचीदा स्थिति थी। यानी चुनाव लड़ने के फैसले के बाद भी ये मंथन चलता रहा कि विधान परिषदों में घुसने का असली मकसद क्या हो। क्या अंदर जाकर व्यवस्था को सुधारना है या अंदर जाकर ही उसे तोड़ना है? ये दुविधा कांग्रेस के सामने लगातार बनी रही। तो फिर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या वादे किए होंगे? स्रोत में शायद इसका ब्यौरा ना हो, और अंततः जब 1937 में चुनाव हुए तो नतीजा क्या रहा? कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था? घोषणा पत्र के सटीक बिंदु स्रोत में नहीं हैं, पर जैसा कि लखनऊ और फैसपुर कांग्रेस अधिवेशनों में तय हुआ था, उनका मुख्य जोर 1935 के अधिनियम को खारिज करने और पूर्ण स्वराज की मांग पर ही रहा होगा। साथ ही किसानों के कर्ज, लगान में कमी, मजदूरों के अधिकारों जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दे भी जरूर शामिल रहे होंगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और जब 1937 की शुरुआत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तो नतीजे आप कह सकते हैं चौंकाने वाले थे। कांग्रेस में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उन्होंने लगभग सभी सामान्य मतलब गैर मुस्लिम आरक्षित सीटों पर भारी जीत दर्ज की और मुस्लिम सीटों पर भी पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। अच्छा, तो सरकारें बनाई? हाँ, इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों, मद्रास, संयुक्त प्रांत आज का यूपी, मध्य प्रांत एवं बरार, बिहार और उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। बंबई में वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। और बाकी जगह? बाद में कुछ राजनीतिक समीकरणों और गठबंधनों के बाद कांग्रेस ने असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP, वो जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, में भी सरकारें बना ली। कुल मिला के 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित सरकारें बनी। वाह, ये तो जबरदस्त कामयाबी थी, खासकर तब जब पार्टी के अंदर इतनी बहसें चल रही थीं, अधिनियम खुद इतना दोषपूर्ण था और पद स्वीकार करने पर भी मतभेद थे। इस भारी जीत से क्या संकेत मिलते हैं? इसका क्या महत्व था उस समय? ये जीत कई मायनों में अहम थी। पहला, इसने साफ कर दिया कि कांग्रेस ही भारत की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शक्ति है, जिसका जनाधार पूरे देश में फैला है। दूसरा, इसने ब्रिटिश सरकार को भी एक संदेश दिया कि भारतीय जनता अब ज्यादा अधिकार चाहती है और कांग्रेस उनकी आवाज है। हाँ, ये तो है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने कांग्रेस को पहली बार बड़े पैमाने पर शासन चलाने का अनुभव दिया। भले ये अनुभव सीमित अधिकारों और ब्रिटिश निगरानी में था, लेकिन मंत्रियों ने कई क्षेत्रों में जैसे नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, किसानों को राहत देना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, कुछ सकारात्मक काम करने की कोशिश की। ये अनुभव भविष्य के लिए बहुत कीमती साबित हुआ। तो आज हमने देखा कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद का दौर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बड़े आत्ममंथन का दौर था। भविष्य की रणनीति पर तीखी बहसें हुईं। 1935 का एक विवादास्पद लेकिन मील का पत्थर साबित होने वाला अधिनियम आया
और तमाम शंकाओं और आंतरिक विरोधों के बावजूद कांग्रेस ने न सिर्फ चुनाव लड़ने बल्कि सरकारें बनाने का भी फैसला किया और इसमें उसे भारी सफलता मिली। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि ये पूरा दौर दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई कोई सीधी रेखा में नहीं चली। इसमें सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करने और व्यवस्था के भीतर जाकर संवैधानिक राजनीति करने के बीच एक लगातार कशमकश और तालमेल बिठाने की कोशिश चलती रही। हाँ, मतलब ये या वो वाला मामला नहीं था। बिल्कुल। गांधी का रचनात्मक कार्य, नेहरू बोस का निरंतर संघर्ष पर जोर और पटेल प्रसाद जैसे नेताओं का व्यवहारिक संवैधानिक रास्ता, ये सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की जटिल तस्वीर बनाते हैं। हिचकिचाहट के बावजूद उपलब्ध राजनीतिक अवसरों का इस्तेमाल करने का फैसला एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था। और इन बहसों और फैसलों ने, चाहे वो कितने भी विवादास्पद क्यों ना रहे हों, आज़ादी से पहले भारत के प्रशासन की नींव रखी और भविष्य के नेताओं को तैयार किया। ये सोचने वाली बात है कि अगर उन बहसों का नतीजा कुछ और होता, मान लीजिए अगर कांग्रेस ने 1937 में पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया होता, जैसा कि वामपंथी चाहते थे, और सिर्फ विरोध का रास्ता अपनाया होता, तो क्या होता? क्या इससे आज़ादी की लड़ाई तेज होती, या फिर शासन का वो ज़रूरी अनुभव नहीं मिल पाता जो शायद बाद में काम आया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें।